हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 अप्रैल को होने वाली है। तो आपके पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है 9th और 10th में भी काम आएंगे। ठीक है, आप इनको इस बहाने देखो, आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये इस एग्ज़ाम में मॉडल स्कूल की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें ये 3 या 4 नंबर के फॉर्मूले पूछे जाते हैं उसमें, है ना। 3 से 4 नंबर के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले लेकर आया हूँ। इस प्रकार के जो फॉर्मूले ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इनको टाइम निकाल कर ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में, एक अलग फेयर कॉपी में इनको अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सभी मैं और भी करवाऊंगा ऐसे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी मैं आपको फॉर्मूलेस, सारे फॉर्मूले जितने भी मैथमेटिक्स में होते हैं, सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपको आगे भी काम आएंगे, 9th 10th 11th 12th, जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहाँ तक आपको ये काम आएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा भी सही कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं और किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ज़रूरी क्लास होने वाली है। यदि जो भी इंट्रेंस एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास होने वाली। ठीक है, ये भी आपने फॉर्मूले बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे, लेकिन इसके बाद के और भी मैं नए नए फॉर्मूले बताऊंगा जो शायद आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो फर्स्ट, जैसे ये सभी को ही पता होगा, एलजेब्रा फॉर्मूला जो इनको बोला जाता है, जिससे ये जो ए प्लस बी की घात 2 या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, जो ये होते हैं ना, इनको एलजेब्रा बोला जाता है। एलजेब्रा फॉर्मूला, ठीक है, एलजेब्रा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र। तो याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि बीजगणितीय सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो बीजगणितीय सूत्रों में सर्वसमीकाएं होती है, हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा वैसे तो, फिर भी ध्यान से सुन लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको देखना, इसको किस तरह से मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर या बी की घात 2, ए की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। तो केवल मैंने क्या किया, जो माइनस 2ab था इसको मैंने बीच में लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया है ना। जो यहाँ पे था ये माइनस 2ab, ये जो था यहाँ पर, इसको मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, बी को यहाँ लिख दिया, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, मैंने किया है। ठीक है, तो आप क्या कंफ्यूज मत होना, आप ये याद रखना कि जो फॉर्मूला आप याद कर लो और कौन सा प्लस आता है, कहाँ माइनस आता है, वो याद कर लो। क्योंकि आपको वहां पे जब ऑप्शन देंगे ना, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए वो देंगे आपको ऑप्शन, तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है थर्ड, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो सबको पता होगा, है ना। ये आपसे ऐसे पूछ ले, वो ये दे देंगे आपको, वो क्या दे देंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बताओ क्या होता है आगे, अब बताओ क्या होता है, तो आप ये बता देना, है ना। आप क्या बता दोगे, ये बता दोगे। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन में तो ये बता देना, और यदि ये पूछे तो ये बता देना। ठीक है, इस तरह से वो पूछते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो यही पूछेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बताओ अब क्या, ऐसा नहीं पूछें, जरूर नहीं ऐसा पूछेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, आपको कोई सा भी पक्ष दे देंगे, या तो वो ये बोल देंगे, ये वाला कि ये दे देंगे आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बताओ ये क्या होता है, तो आप बता देना ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ। देखो इतने तो सभी को याद कर लेते हैं, लगभग मुझे जहां तक पता है सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, इतना तो जितना मैंने अभी थर्ड तक बताया। फोर्थ का बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होता है। फोर्थ का ए प्लस बी का क्यूब, है ना, ये ए प्लस बी की घात 3 क्या होता है, तो मैं पूरा इंग्लिश में बोल देता हूँ पहले। ए प्लस बी का क्यूब, है ना, होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। देखो इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। केवल क्या करेंगे, ये तो वैसा का वैसा ही लिख दूंगा मैं, वैसा का वैसा ही, लेकिन जो ये यहाँ पर जो ये नंबर है, ये इसका गुणा पूरे का मैं ए में करूंगा पहले, फिर बी में करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले, देखो ए प्लस बी की घात 3 है ना, तो मैं पहला वैसा का वैसा ही लिखूंगा, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ठीक है, फिर ये प्लस लगाऊंगा, लगा दिया। अब देखो इसका गुणा मैं ए में करूंगा, किसमें, ए में, इस पूरे का गुणा जब मैं ए में करने जाऊंगा तो देखो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये सेंटेंस आप याद रखना। ठीक है, कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है।
तो एक और एक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 ऐसा कैसे लिख दूंगा मैं, 3 और फिर ए, तो ए की घात 2 हो जाएगी, ए की घात 2। और ये बी तो यहाँ पर कर रहे तो यहाँ पर तो बी है ही नहीं, तो बी में मैं केवल सिंगल लिख दूंगा, ये लिख दिया से। अभी मैंने क्या किया, इस पूरे का गुणा केवल ए में किया है, कर दिया। अब लगाएंगे हम प्लस, प्लस लगा देंगे, क्यों ना, कहाँ से लगाया ये प्लस मैंने, ये प्लस मैंने यहाँ से लगाया, कहाँ से, ये वाला प्लस लगाया, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब क्या होगा, इसका इस पूरे का गुणा मैं कहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा बी में, इस पूरे का गुणा यहाँ पे बी में। तो देखो ए में किया था तो ए की घात 2 हो गया था, अब बी में करूँगा तो बी की घात 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3a बी की घात 2। तो ये इस तरह से भी आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे वो ऐसा पूछेंगे कि मान लो a प्लस बी की घात 3, ये आपको दे देंगे कि बताओ अब आगे क्या होता है ना, ऐसा दे देंगे आपको, मैं बता देता हूँ, a प्लस बी की घात 3, अब बताओ इसके आगे क्या होता है ना। तो आपको शायद ये भी दे दे और शायद आपको ये भी दे दे, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो दोनों सही है, पर आप ध्यान रखना वो थोड़ा सा प्लस माइनस भी कर देते हैं वो मिस, है ना, प्लस माइनस भी इधर से उधर कर देते हैं। तो आपको याद रखने की दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसको मतलब a प्लस बी की घात 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, मान लो आपको a प्लस बी की घात 3 केवल यही फॉर्मूला याद है ना, ये वाला, और आपको ये आ गया मान लो, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे कि यार कौन सा हुआ, आप सोचने में रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों एक जैसे। नेक्स्ट है a माइनस बी की घात 3, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको भी किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है। जैसे a माइनस बी की घात 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए ना, एक मिनट, a माइनस बी की घात 3, है ना, तो किस तरह से होगा, a माइनस बी की घात 3, तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, जैसे ये हम देख लें कि a माइनस बी की घात 3, अब क्या होता है, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से समझना, देखो अब इस पूरे का गुणा, पूरे का मतलब ये माइनस भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, ये माइनस भी आ जाएगा पूरा, ये इस पूरे का गुणा मैं इस a में करूंगा, किस में करूंगा, इस a में, ध्यान से समझिएगा। तो ये इसमें होगा, तो देखो ये तो यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जो 3ab का गुणा मैं a में करूंगा तो क्या आएगा, 3a का स्क्वायर और b, क्योंकि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे का गुणा इस b में करेंगे, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग जाएगा, देखना क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। देखो 3ab का गुणा मैं किस में कर रहा हूँ, b में, तो b में करेंगे तो 3ab की घात 2 हो जाएगा, आया समझ में। तो ध्यान से समझो, a माइनस बी की घात 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। दोनों ही जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी में प्लीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है बाद में देख लेंगे कभी, ऐसा मत करना, अपनी एक अलग कॉपी बना लेना और उसमें लिख लेना, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। आपको आगे पढ़ाई अच्छे से करना है, मैथ्स अच्छा करना है, या फिर आपको 9th-10th में अच्छे मार्क्स लाना है, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है, ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो देखा ही नहीं होगा किसी ने, या देखा होगा तो अच्छी बात है, ये भी आपको 9th में, ये सारे फॉर्मूले आपको 9th में पढ़ने को मिलेंगे, जितने फॉर्मूले करवा रहा हूँ ना, ये सारे आपको 9th में पढ़ने को मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए, तो आपके लिए 9th बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है, 9th आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। देखो a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो किस तरह से बना है, a प्लस बी प्लस सी की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, फिर क्या करा है 2ab, देखो 2ab कर दिया, 2ab फिर 2bc और फिर 2ca कर दो, क्या कर दो 2ca कर दो या 2ac कर दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2ac भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2ac भी कर सकते, 2ca भी कर सकते हैं, 2ac भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो बहुत ही सिंपल है। क्या है फॉर्मूला? ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab, फिर बी से स्टार्ट करो 2bc, फिर सी से स्टार्ट करो 2ca, है ना? ऐसे ही करना है। ए बी फिर बी से स्टार्ट करो bc, फिर सी से स्टार्ट करो ca। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो नीचे का है। ये भी आपको यदि यहाँ पढ़ लिया आपने अच्छे से, 9th आपके लिए बहुत अच्छा आप क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ही अच्छे आपको समझ में आएंगे वहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी से याद कर लो ये फॉर्मूला, और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के इस क्वेश्चन कब करते हैं हम? जब हमको एक क्या दिया हो, जैसे मान लो एक हमको क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, मान लो जैसे 100 प्लस ऐसा कुछ। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना कि अब इसको हल करके बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना? ये कैसे? जैसे एक्स वही रहेगा, देखो एक्स यहाँ पर है वही रहेगा, ठीक है, लेकिन ए एक अलग नंबर है, तो ए एक यहाँ पर भी अलग नंबर है, बी यहाँ पर अलग है, मतलब ए अलग है और बी अलग है, तो वैसे यहाँ पे 3 अलग है, 4 अलग है। आ रहा है समझ में? वैसे मैं जब आप 9th पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा, और सिंपल है। एक्स प्लस ए, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चलो तो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। आप ये लिख लीजिएगा, और प्लीज आप एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 5 बार लिख कर देख लीजिएगा, हो जाएगा यार। ठीक है, ऐसे केवल पढ़ना नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये तो देखो, इससे एग्जाम में तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन जो भी आप एग्जाम दोगे अपनी 9th की 10th की 11th 12th की, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये याद नहीं हो रहे हैं 1-2 बार 3 बार पढ़ने से, तो आप इनको 5 बार लिख कर याद कर लीजिएगा, 5-5 बार लिख कर याद कर लीजिएगा, ताकि आपके 9th और 10th में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अब अच्छे अच्छे और भी फॉर्मूलाज करेंगे, देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? तो फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस और वॉल्यूम के हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, मोस्ट IMP, और कौन कौन से एग्जाम में आ चुके हैं मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको इसी वक्त इसी समय आप इनको याद भी कर लीजिएगा, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो, और वैसा का वैसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी को पता हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये त्रिभुज है हमारा, है ना? तो अब त्रिभुज में आधार क्या होता है? आधार ये है ना, आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली, इसको ऊंचाई ये लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार और ये ऊंचाई, इसको शीर्ष लंब भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब भी कहते हैं, आपको पढ़ने को मिलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आप सोच रहे होंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अलग होता है ना? क्या होता है? क्या अलग होता है? क्या नहीं होता है? देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होता है, 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब या ऊंचाई, एक ही बात है। ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब, एक ही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों एक ही है। अब हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र से, है ना? तो हीरोन का सूत्र ध्यान से समझिएगा। देखो, हीरोन का सूत्र शायद आपने पढ़ा होगा, है ना? क्लास 8th में, ये आगे 9th में भी है। ठीक है, 9th में एक पूरा चैप्टर है, 12 चैप्टर है हीरोन के सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ हीरोन। ठीक है, तो उसको यदि आपने यहाँ समझ लिया तो आपको वहां पर भी क्लास 9th में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर अंडर रूट लगाएंगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ब्रैकेट में, है ना? तो ये एस बाहर रहेगा ये, और फिर इसके अंदर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये जो एस है ये क्या है? ये एस जो है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। ठीक है, मैं आपको नीचे यहाँ बताऊंगा, जैसे लिखा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो ये एस वही वाला एस है जो यहाँ पर है ना, वही एस है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला भी एग्जाम में आया है, और ये वाला भी एग्जाम में मॉडल स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये वाला भी आया था। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं मॉडल स्कूल के एग्जाम में? एक तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मॉडल स्कूल के एग्जाम में ये 100% आ चुका है।
ठीक है। अब देखो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है, इसमें जो एस है, ये एस को हम पी भी लिखते हैं। पी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको एस मतलब इसको एस भी लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप को पी भी हम लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी की घात 2, सॉरी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और ए बी सी ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ए बी सी है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो ए बी सी है ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। चलो साइड से देखो, फिफ्थ वाला है वर्ग का क्षेत्रफल। ये तो सबको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा गुणित भुजा, है ना, भुजा साइड इंटू साइड। ए का स्क्वायर, ए क्या है, ए हमारा जो है ये एक मान लो भुजा है जिससे हमारे पास वर्ग बना है। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये मान लो ये एक भुजा ये है ए, तो एक भुजा ये ले लो ए, है ना, तो ए इंटू ए मतलब भुजा गुणित भुजा, ए इंटू ए। तो ए का एक आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो एक और एक दो, तो ये आ गया घात, एक ही घात दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है भुजा गुणित भुजा। और यदि ऐसा दे रखे ए का स्क्वायर, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो सबको पता हो, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। आयत कैसा होता है, आयत को देखो हम समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। आयत जो होता है, आयत कैसा होता है, देखो आयत कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसा भी होता है ना, और कैसा होता है, मतलब आमने सामने की उसकी भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, है ना। ये तो ये जो आयत है, आमने सामने की जो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है। तो आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। मतलब इसको मैं आयत भी बोल सकता हूँ, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सेवेंथ वाला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिया है, देखो समांतर चतुर्भुज को एक्चुअल वास्तविकता में कैसे बनाते हैं, देखिएगा। ये इस तरह से बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, विकर्ण। ये जो विकर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं तो मैं लिख देता, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है, एक ऊपर मार्जिन पे या कहीं पे जहां पर आपको दिखता रहे, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखो मुझे याद आ गया तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, है ना। देखो जो हमारा वर्ग था, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल था, तो इसमें भी जो इसके विकर्ण है, किसके, इसके जो विकर्ण है वर्ग के, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग के जो ये विकर्ण है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बताओ, एक दूसरे को काटते हैं, मतलब एक परस्पर लंब होते हैं या परस्पर समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं। तो वर्ग के जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये वाला, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी और डी, तो ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, जो ये लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वर्ग के विकर्ण, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मॉडल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि वर्ग के विकर्ण होते हैं तो क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी मैंने आपसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ग के विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं या परस्पर समद्विभाजित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या होगा, परस्पर लंबवत होते हैं। कौन, वर्ग के विकर्ण। वर्ग के विकर्ण ये ए सी और बी डी परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो प्लीज आप इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मोस्ट टाइम। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे समांतर, सेवेंथ वाला था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर जो देखो आधार गुणित ऊंचाई और लंबाई गुणित चौड़ाई,
तो बात एक ही है, बात एक ही, केवल उनको अलग अलग तरह से हम बोल रहे हैं, केवल उनका शब्दों का हम अलग प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई बोल रहे हैं, यहाँ पर आधा ऊंचाई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई बोल रहे हैं, यहाँ पे चौड़ाई बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आधार। ठीक है, तो उनका मीनिंग एक ही निकल रहा है। ठीक है, मतलब मीनिंग उनका एक ही है, केवल यहाँ पे शब्दों का हेरफेर हुआ है। किसका हुआ है, शब्दों का, लेकिन अर्थ वही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होगा और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, लेकिन उनका मीनिंग जो है अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, आप देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी मोस्ट टाइम पे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में आया था। क्या आया था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है 6a⁴ है ना, 6a का स्क्वायर, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं घनाभ कैसा दिखता है। देखो इस तरह से दिखता है घनाभ। जैसे आपने अपनी माचिस का बॉक्स देखा होगा, माचिस का बॉक्स या फिर ऐसा बॉक्स जो जैसे ईंट है ना, माचिस का बॉक्स, ईंट, इस तरह के जो आपने देखे ईंट का जो आकार होता है ना, वो किसका आकार का है, घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो L क्या है यहाँ पर, L यहाँ पर लंबाई है, क्या है, लंबाई। ठीक है, और जो B है वो क्या है, B हमारे पास है यहाँ पर चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई। और H क्या है, H यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो ये आप प्लीज याद कर लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट और भी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट टाइम पी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, और भी अच्छे अच्छे हम फॉर्मूले कर रहे हैं और इनको प्लीज याद भी करते जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझे कि यार बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, यार इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसा ना करें, ऐसे घबराए ना। देखो ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे तक पढ़ना चाहते हैं, 12th तक, 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको इन सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, इन सारे सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा यदि आप आगे भी और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, और यदि ऐसे ही पास होना चाहते हो तो भले ही मत पढ़ना इतना। यदि केवल पास होना है आपको 9वीं 10वीं, यदि केवल पास होना है ना, तो थोड़ा बहुत ही पढ़ लेना, हो जाएगा काम आपका। लेकिन आपको यदि अच्छे से पढ़ना है ना, तो आप ये सारे फॉर्मूले याद कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए। मान लो आज 5 आज याद कर लिए, फिर 5 कर लिया, याद कर लिए, फिर 5 ने 5 10 हो गए, 10 का फिर एक दिन रिवीजन कर लिया, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह 10 करो, शाम को 10 कर लो, और फिर उनको मिक्स पूरे को याद कर लो। ठीक है, आपको पता होगा वैसे याद करना किस तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, हो जाएगा। और लिख कर जरूर याद करना, है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और केवल इसी यदि आपने सारे कर लिए ना, तो आपकी 12th तक की झंझट खत्म हो जाएगी। 12th तक आपको गणित यदि आप पढ़ोगे ना, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मैथ्स में फॉर्मूलों से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चंस को हल करने में। ठीक है, तो आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारे फॉर्मूले ही 12th तक आप पूछे जाते हैं और आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, घनाभ का आयतन, आपको पता होगा घनाभ कैसा होता है। जैसे हमारी माचिस होती है या ईंट होती है, जो वो आकार होता है ईंट का, वो सारा क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई, घनाभ का आयतन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप एक ऐसा काम भी कर सकते हो कि आयतन एक तरफ याद कर लो। ठीक है, पृष्ठीय जितने क्षेत्रफल है वो सारे अलग कर लेना। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ नहीं करवाया, लेकिन आप कर लेना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं होंगे। कैसे, आयतन एक तरफ याद कर लो, सबके क्षेत्रफल अलग अलग कर लो, है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है घन का आयतन क्या होता है, ये पूछा गया था। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब A का क्यूब। मान लो A भुजा है और यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी है, तो 1 2 3 आधार समान होने पर घाते जोड़ दो, 1 2 3, A की घात 3। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन ये भी पूछा गया था एग्जाम में। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है पाई, आपको पता होगा, है ना। और ये आर क्या है, ये त्रिज्या है, ये गोले की क्या है, ये त्रिज्या है यार। ठीक है, गोले की त्रिज्या।
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोला मतलब ये अर्धगोला, ये ठीक है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। मतलब यहां से, मतलब गोले का आयतन का, गोले के आयतन का क्या कर दो, उसमें 2 का भाग दे दो, है ना। मान लो इसमें हम, इसमें अगर गोले का आयतन इसमें 2 का हम भाग दे दें, 2 का भाग दे दे तो हमारे पास किसका आ जाता है? अर्धगोले का आयतन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 4, यहाँ पर जो गोले का आयतन इसमें 4 है और अर्धगोले के आयतन में यहाँ पे 2 है, बस यही तो अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, है ना। तो 2/3 होता है अर्धगोले का आयतन और 4/3 होता है गोले का आयतन। ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर ऊपर का, अंदर का नहीं, कि इसके अंदर जो गोला है पूरा उसके अंदर नहीं, केवल ऊपर ऊपर का, जो ऊपर ऊपर का यदि हम क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा तो हम लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr का क्यूब, सॉरी 4πr का स्क्वायर, है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर का, केवल कहाँ का? ऊपर का अर्धगोले का केवल। ठीक है, तो ऊपर का क्या होगा? केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr स्क्वायर होगा, है ना। नेक्स्ट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये नीचे का भी आ जाएगा, जो ये नीचे है ना, नीचे, ये नीचे का भी आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन कैसा दिखता है? बेलन वो वाला नहीं, रोटी बनाने वाला, ठीक है। बेलन ये वाला, ये जो ऐसा ऐसा गोल आकार होता है, जैसे हमारा ड्रम होता है, ड्रम्स होते हैं ना, वो किसके आकार के होते हैं? बेलन बोलते हैं उनको। किसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी में बेलन। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन की ये आसपास का जो भी ये है, ऊपर का, केवल ऊपर का जो कितना क्षेत्रफल है, ये कितना है, ये हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। एच क्या है? ये बेलन की ऊंचाई है। एच क्या है? ये बेलन की ऊंचाई, और त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक, ये r हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे का भी आ जाएगा यहाँ, ये अभी उसमें क्या था? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये केवल ऊपर ऊपर का आ रहा था, लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे का भी, ये भी आ जाएगा, है ना। अंदर का नहीं, केवल ऊपर ऊपर का, ये भी आ जाएगा ऊपर का ये, और ये नीचे का ये भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर का, केवल पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ऊपर ऊपर का। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 2πr/h, 2πr ब्रैकेट में r+h। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है ये भी याद कर लेना, आयतन अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, πr इसका आयतन। अब आयतन में क्या लेते हैं? आयतन में इसको अंदर का भी लेंगे और बाहर का भी लेंगे, मतलब इसके अंदर क्या क्या भर सकते हैं हम, कितनी जगह है इसके अंदर। ठीक है, वो आयतन के अंतर्गत आती है। ठीक है, आयतन में क्या क्या आती है? तो आयतन में लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और ऊंचाई भी आती है। ठीक है, आयतन में। ठीक है, मतलब आयतन मतलब इसके अंदर हम कितनी, कोई सी चीज कितनी भर सकते हैं, कितनी मात्रा तक उसको भर सकते हैं, है ना, कितनी क्वांटिटी तक उसको हम भर सकते हैं इसके अंदर, है ना, बेलन के अंदर। तो बेलन के आयतन में यही होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन πr²h। सर गोले का आयतन है ना, यहाँ पे आयतन जितने भी होता है ना, वो अंदर के, उनका जो अंदर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो निकालते हैं आयतन में। अंदर का जो होता है वो निकालते हैं। ठीक है, आयतन में जितने भी आयतन है उसके अंदर का। ठीक है, जैसे घनाभ है तो घनाभ के अंदर कितनी चीज, कितने सेंटीमीटर की जगह है या प्लेस है उसमें स्थान। ठीक है, चलो तो और ये फॉर्मूले हमने किए, और भी देखते हैं हम आगे, है ना, और फॉर्मूले। देखो फ्रेंड्स, तो ये लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा ना समझे कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं है ये बड़ा, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 11th में 12th में मेरा मैथ से सब्जेक्ट ही था, तो मुझे इतना तो पता है देखो कि कौन से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको ऐसा ना समझो कि बहुत ज़्यादा है, ये हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं इतना, है ना। तो ये मैं आपके लिए 9th 10th तक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 9th 10th तक ही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और आप मैथ्स आपको बहुत ईजी इससे लगेगा। ठीक है, आपको, आप जो है इनसे क्या रहेगा कि आप मैथ्स अपना आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो और इनको प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि
इसी प्रकार की जो क्लासेस मैं रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, चाहे एग्ज़ाम हो जाए, मॉडल स्कूल के एग्ज़ाम हो जाए, फिर भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इससे मोटिवेट होता हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास व्यूज़ आएंगे, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, तो देखिएगा। ठीक है, इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, अपनी कॉपी में अलग कॉपी बना लीजिएगा, उसमें नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु कैसा होता है? तो शंकु इस तरह का होता है, जो बर्थडे की जो टोपी होती है ना, बर्थडे की जो टोपी होती है, उस प्रकार का। तो शंकु की जो ऊंचाई होती है ये होती है। शंकु की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं हम? एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। और ये जो है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। किससे? एल से। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या है ये। क्या है? ये कितनी है? आर। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर का केवल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब केवल ऊपर ऊपर का। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये किसका है? शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल पाई आर एल। अब देखो, शंकु का आयतन। आयतन मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज आ सकती है, कितने सेंटीमीटर उसका अंदर का एरिया कितना है, वो आता है। ठीक है, तो शंकु उसका अंदर का क्षेत्रफल कितना है वो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, तो एच क्या है हमारे पास? ये ऊंचाई ये वाली शंकु की। वृत्त की परिधि का तो सबको पता होगा 2 पाई आर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल भी सबको पता होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या? नहीं पता होगा बहुत को। हाँ, अच्छी बात है, पता होगा तो। चलो देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ये मतलब इसमें 2 का भाग दे देंगे। इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। ये दे दिया 2 का भाग। ठीक है, घनाभ में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक। और किस आकार के होते हैं वो? वर्गाकार के होते हैं। कौन से? वर्ग के आकार के होते हैं। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर। शीर्ष मतलब उसके कोने कितने हैं? तो घनाभ के कोने कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। घनाभ मतलब जो ईंट का जो आकार होता है वो घनाभ का आकार होता है। तो जो ईंट में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कोर कितनी होती है, मतलब किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। कोर या किनारे कितने? 12 होते हैं। कोने 8 होते हैं और 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। तो ये आप लिख लेना, इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसके बाहर नहीं जाएगा, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और रोज थोड़े थोड़े याद कीजिएगा। ठीक है, 5 5 6 6 या 8 8 10 10 जो भी है आप बना लीजिएगा और जल्दी से ये जो एग्जाम है इससे पहले ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से आंसर मैथमेटिक्स में दे पाओ। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यही इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, और भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इनको प्लीज़ आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं तो इनको अच्छे से प्लीज़ याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।